हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं डीके और आज आपके लिए लेकर आया हूं एग्रीकल्चर का ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 11th 12th जहां तक की जो ZICR BHU सीट्स एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AO WO BSc MSc यहां तक कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक सबसे ज्यादा काम आने वाला है। एग्रीकल्चर की यहीं से शुरुआत होती है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उत्थान साइंस एकेडमी चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों जितना अधिक आप लाइक करोगे उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और यदि मोटिवेशन मिलेगी तो वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए आज का जो टॉपिक हमारा मृदा विज्ञान, सोइल साइंस। दोस्तों सभी को पता है विज्ञान की शाखा तो क्या हुई? कृषि विज्ञान। विज्ञान की शाखा तो क्या हुई? कृषि विज्ञान। और कृषि विज्ञान की शाखा क्या हुई? मृदा विज्ञान। ओके, अब देखेंगे मृदा विज्ञान होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा में कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसके जनक कौन है, किस भाषा का शब्द है। तो देखिए मृदा विज्ञान तो रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मृदा विज्ञान क्वेश्चन में आंसर है मृदा विज्ञान, जिसमें किसका अध्ययन करेंगे? मृदा का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। जिसमें क्या करते हैं? मृदा का अध्ययन, उसे ही क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। अब देखेंगे कि अध्ययन किस किस का करते हैं। अध्ययन तो करेंगे लेकिन इसमें अध्ययन करेंगे किसका? तो देखिए एक तो इसका होता है निर्माण, एक तो क्या आता है? निर्माण, और दूसरा होता है इसका वर्गीकरण। दूसरा क्या है? वर्गीकरण। तो दो हो गए। एक तो मृदा का निर्माण कैसे होगा, क्या मृदा प्राकृतिक रूप से बनी है या कृत्रिम रूप से बनी है, और प्राकृतिक रूप से बनी है तो किन किन कारकों से मिलकर बनी है। और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मृदा कितने प्रकार की होती है, इसके कणों का आकार कितना होता है, कितना आकार होना चाहिए तब जाकर मृदा का निर्माण होगा। तो इनका निर्माण और वर्गीकरण का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन, जिसमें निर्माण और वर्गीकरण आता है, उसे क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मृदा विज्ञान की परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक अब मृदा। जो मुख्य टॉपिक है अपना क्या है? मृदा। अब इसे कहते क्या है? सोइल। मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सभी को पता है, सोइल। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर अपन बात करेंगे मृदा को इंग्लिश में क्या होगा? सोइल। यहां पर भाषा की बात करेंगे। यहां पर किसकी बात करेंगे? भाषा की। तो यदि अभी तक आपने जो पहला वीडियो जनरल इंट्रोडक्शन यदि वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देखें। यदि वो वीडियो अच्छे तरीके से देख लिया तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं भाषा। तो मृदा, सोइल, सोइल किस भाषा का शब्द है? फटाफट कमेंट बॉक्स में जिसको भी आता आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सोइल किस भाषा का शब्द है। मैं आपको थोड़ा सा इशारा और कर देता हूं, ये लीजिए। अब तो शायद उम्मीद है सभी बता देंगे कि सोइल किस भाषा का शब्द है। तो देखिए एल, एल आ रहा है तो एल से क्या बना? ले, और ले से क्या बन जाएगा? लेटिन। ले से क्या बन जाएगा? लेटिन। ओके गाइस, तो सोइल किस भाषा का शब्द हुआ? लेटिन। किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है? वो लेटिन भाषा का शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? सोलम। कौन सा शब्द है? सोलम। ओके, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है? सोलम का अर्थ क्या है? तो अर्थ होता है इसका फर्श। अर्थ क्या होता है? फर्श, जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्लोर। जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्लोर। इसके अलावा इसके और भी नाम है, जैसे बिछावन और चादर, ये सभी इसके अन्य नाम है। सोल लेटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? फर्श, फ्लोर, बिछावन या चादर। अच्छा बिछावन या चादर क्या होती है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत है जिसे अपन चबूतरा कहते हैं, जैसे अपने घर में होता है, तो सबसे ऊपर की जो परत है वही क्या है? फर्श, बिछावन या चादर। तो सोलम शब्द किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या है? फर्श, फ्लोर, बिछावन या चादर। अब देखेंगे इसकी परिभाषा, ये किस भाषा का शब्द हो गया, ये तो सभी को पता चल गया। अब देखेंगे कि जो मृदा का निर्माण हुआ, निर्माण कैसे हुआ? मृदा का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? तो सभी को पता है कि जो मृदा बनी वो कैसे बनी? मृदा प्राकृतिक रूप से बनी है या कृत्रिम रूप से? तो जो मृदा जो बनी है वो प्राकृतिक रूप से बनी है। कैसे बनी है? नेचुरल तरीके से।
अच्छा, प्राकृतिक रूप से बनी है, ठीक है, लेकिन किन किन कारकों से मिलकर मृदा का निर्माण हुआ है, या वो कौन कौन से कारक है जो प्राकृतिक रूप में या प्राकृतिक तरीके से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक तो है चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के अपघटन से। अपघटन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपघटन का मतलब होता है टूटना, बिखरना, टूटना, दो भाग होना। सेकंड है कार्बनिक कारक या कार्बनिक पदार्थों से, कार्बनिक कारक, ऑर्गेनिक फैक्टर। तीसरा है अकार्बनिक कारक। तीसरा कौन सा दोस्तों? अकार्बनिक कारक। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो प्राकृतिक कारक है, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी का निर्माण हुआ, उसमें तीन मुख्य कारक है। वो कौन कौन से हैं? चट्टानों के अपघटन, अपघटन का अर्थ क्या हुआ? टूटना। यहां पर देखेंगे सेकंड है कार्बनिक कारक और थर्ड है अकार्बनिक कारक। इन सभी से मिलकर किसका निर्माण हुआ? मृदा का। अब देखेंगे एक एक को कि चट्टानों के अपघटन से मृदा का निर्माण हुआ कैसे। क्या चट्टान प्राकृतिक है? बिल्कुल। तो चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, यह भी तो हमें देखना बहुत आवश्यक है। इससे पहले अपन देखेंगे, यहां पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना। क्वेश्चन बनते हैं, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जिस भी स्टूडेंट को यदि इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताइए कि चट्टानों के अध्ययन को, चट्टान को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक्स। चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक्स। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहेंगे? फटाफट कमेंट करके बताइए कि चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है यहां पर, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? थर्ड क्वेश्चन है, चट्टानों की दरारों में, चट्टानों की दरारों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? चट्टानों की दरारों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। उम्मीद है सभी को आएंगे, लेकिन इसके जो आंसर है तीनों के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, और जैसे दो चट्टान है और चट्टान के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहां पर जो पौधे उगते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। यदि किसी को भी आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि और स्टूडेंट भी इसको देख लेंगे और देखने से क्या होगा, जल्दी याद होगा। लेकिन इनके आंसर क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो देखिए, हमने बात की चट्टानों के अपघटन से। अब यहां पर देखेंगे चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। प्राकृतिक रूप से तो बनी चट्टान, लेकिन प्राकृतिक रूप से बनी कैसे, तो देखो इसका निर्माण कैसे हुआ वो देखेंगे। तो आप सभी ने दोस्तों सभी ने सुना होगा, पृथ्वी थी वो कैसी थी? पहले आग का गोला थी। पृथ्वी थी वो कैसी थी? आग का गोला थी। ठीक है, अब जब आग का गोला थी तो धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी हुई। पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी। ठंडी क्यों हुई? बारिश की वजह से। अच्छी क्या हुई? बारिश। पर्याप्त मात्रा में जब बारिश हुई तो क्या हो गई? पृथ्वी ठंडी हो गई। अब ठंडी हुई तो ठंडी जैसे जैसे ठंडी हुई तो क्या हुआ? इसने ठोस रूप प्राप्त कर लिया। कैसा रूप प्राप्त हुआ? ठोस रूप प्राप्त हुआ। कैसे हुई ये? ठोस रूप में प्राप्त हुई। ठोस रूप में जब प्राप्त हुई तो किसका निर्माण हुआ? चट्टानों का निर्माण हुआ। किनका निर्माण हुआ? चट्टानों का। अब इन चट्टानों के फिर क्या हुए? छोटे छोटे टुकड़े हुए। चट्टानों के क्या हुए? छोटे छोटे टुकड़े। और जब इनका आकार अधिकतम यानी कम से कम होकर 2 mm तक हो गया, इनका आकार कहां तक हो गया? 2 mm। कहां तक हुआ? 2 mm। तो फिर किसका निर्माण हो गया? मृदा का। किसका निर्माण हुआ? मृदा का। तो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मृदा का निर्माण कब होगा? जब मिट्टी के कणों का आकार कितना होना चाहिए? 2 mm। 2 mm आकार होते किसका निर्माण हो जाएगा? मृदा का। और यदि आकार 2 mm से अधिक हो, आकार 2 mm से अधिक हो तो क्या मृदा का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं। किसका निर्माण होगा? कंकड़ पत्थर का।
2 mm से यदि आकार अधिक है तो किसका निर्माण होता है? कंकड़ पत्थर का। और यदि आकार 2 mm से कम है तो किसका निर्माण होगा? मृदा का। ओके गाइस, तो ये किसका निर्माण हुआ? चट्टानों का। पृथ्वी कैसी थी? पहले आग का गोला थी, फिर ठंडी हुई तो ठोस रूप में प्राप्त हुई। वही चीज क्या है? चट्टान। चट्टानों के क्या हुए? टुकड़े हुए तो इनका आकार जब कितना हुआ? 2 mm, तो किसका निर्माण हुआ? मृदा का। और आकार यदि 2 mm से अधिक हो जाए तो किसका निर्माण होता है? कंकड़ पत्थर का। सेकंड बात करेंगे यहां पर चट्टानों के प्रकार की, कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है, और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार। तो चट्टान कितने प्रकार की होती है दोस्तों? चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? 3। तो तीनों को अपन एक साथ देखेंगे, और आप चाहो तो इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो, बहुत अच्छे। 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आग्नेय। फर्स्ट चट्टान कौन सी है? आग्नेय। आग्नेय का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक, क्योंकि सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ था? आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नियस। तो यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं आसानी से। सेकंड है दोस्तों अवसादी। सेकंड चट्टान कौन सी है? अवसादी, जिसका दूसरा नाम क्या है? परतदार, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री। थर्ड है कायांतरित। थर्ड कौन सी है? कायांतरित। और कायांतरित का दूसरा नाम क्या है? रूपांतरित। कायांतरित का दूसरा नाम क्या है? रूपांतरित। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। ओके गाइस, तो हमने देखा चट्टानों के प्रकार। मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टान होती है। कौन कौन सी? आग्नेय, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नियस। सेकंड है अवसादी, जिससे दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? परतदार, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री। थर्ड है कायांतरित, जिसका दूसरा नाम क्या है? रूपांतरित, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। अब अपन एक एक के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ, सेकंड किस चट्टान का निर्माण हुआ, थर्ड में किसका निर्माण हुआ, किस चट्टान में कौन कौन से कारक, कौन सी धातुएं बनती है, कौन से पदार्थ बनते हैं, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहां पर आग्नेय चट्टान। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आंसर रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? तो देखो, आग्नेय में से अग्नि निकाल लो। आग्नेय में से क्या निकाल लो? अग्नि। अग्नि मतलब आग। अब आग कैसे बनी? तो नाम तो सुना होगा आपने, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी से क्या हुआ? ये फटा तो क्या निकला? लावा। ज्वालामुखी फटा, तो देखो यहां पर भी क्वेश्चन में आंसर है ज्वालामुखी में से ज्वाला। ज्वाला का मतलब क्या होता है? आग। और जब ये फटा तो क्या निकला? लावा। लावा निकला, और जब ये लावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, मान लो ये लावा एक गोला है, और ये गोला एक स्थान से यहां तक गया, और यहां क्या हुआ? फिर रास्ते में पिघला, और जहां पर पिघला वहीं पर किसका निर्माण हो गया? चट्टान का। जहां पर पिघला वहीं पर किसका निर्माण हो गया? चट्टान का। तो आग्नेय या प्राथमिक या इग्नियस चट्टान का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी में से क्या फटा? लावा। और लावा जब पिघला और पिघलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, और जहां पर ये पिघला वहीं पर किसका निर्माण हो गया? चट्टान का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट आग्नेय चट्टान में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आएंगे ग्रेनाइट। एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें? ग्रेनाइट, इसके अलावा रायोलाइट, इसके अलावा रायोलाइट, और इसके अलावा बेसाल्ट। इसके अलावा तीसरा कौन सा है? बेसाल्ट। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रेनाइट या रायोलाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हुए? ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट। यहां पर अपन प्रकृति की बात करें कि बेसाल्ट किस प्रकृति की चट्टान है, या ग्रेनाइट या रायोलाइट किस प्रकृति की चट्टान है। तो दोस्तों, ग्रेनाइट और जो रायोलाइट है ये अम्लीय प्रकृति की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? अम्लीय प्रकृति की। बात करें बेसाल्ट की, तो ये क्षारीय प्रकृति की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? क्षारीय।
तो सभी को पता है, इसको अपन नेक्स्ट में देखेंगे अलग तरीके से कि अम्लीय और क्षारीय में क्या अंतर। तो सभी को पता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होती है, और जिनका पीएच 7 से अधिक होता है वो कौन सी प्रकृति की चट्टानें होती है, क्षारीय। जिनका पीएच 7 से कम अम्ल और जिनका पीएच 7 से अधिक वो कौन सी होंगी, क्षारीय। तो देखिए ग्रेनाइट और रायोलाइट अम्लीय प्रकृति की चट्टानें होगी, इसका मतलब इनका पीएच मान 7 से कम होगा। यहां पर बेसाल्ट की बात करें तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, इसका मतलब पीएच मान 7 से अधिक है। तो ये तो बात हो गई आग्नेय चट्टान की। इसमें एक मुख्य पॉइंट और रह गया, वो देखेंगे कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है, गोल, और पृथ्वी गोल है और इसकी जो परत है ऊपर की वो मिट्टी की बनी है। किसकी बनी है, मिट्टी की, सभी को पता है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा निर्माण हुआ है, जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार की चट्टान से हुआ है, आग्नेय चट्टान से हुआ। कितना प्रतिशत, 95%। दोबारा देखना, पृथ्वी कैसी है, गोल, और ऊपर की परत किसकी है, मिट्टी की बनी हुई है। अब जो मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, मिट्टी बनी है, मिट्टी की जो परत बनी है वो किस प्रकार की चट्टान से सबसे ज्यादा निर्मित हुई है, तो वो आग्नेय चट्टान से निर्मित हुई है, और प्रतिशत पूछे तो 95। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी आग्नेय चट्टान। सेकंड देखेंगे अवसादी, परतदार या फिर सेडिमेंट्री। इसमें देखेंगे, देखो दोस्तों रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। दूसरा नाम क्या है इसका, परतदार। पै बराबर पै, पै बराबर पै, मतलब पैसे तो क्या हुआ, परतदार, पैसे तो क्या हुआ, परतदार, और पैसे क्या हुआ, प्राचीन, पैसे क्या हुआ, प्राचीन। मतलब परतदार जो चट्टान है उसका निर्माण किससे हुआ, प्राचीन चट्टानों से। किससे हुआ, प्राचीन चट्टानों से। प्राचीन का मतलब जिन चट्टानों को निर्माण पहले हो चुका उनके अपघटन से, टूटने से किसका निर्माण हुआ, अवसादी चट्टान का निर्माण हो गया। ओके गाइस, फिर देखते हैं इसमें एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो एक तो हो गया बालू पत्थर, एक तो बालू पत्थर, और एक है इसमें जिप्सम। सेकंड एग्जांपल कौन सा है, जिप्सम। फिर क्वेश्चन बन गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जेट आईसीआर में तो सबसे ज्यादा, यहां तक कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही पूछता है कि जिप्सम का सूत्र क्या है। तो जिप्सम का सूत्र क्या है, किसी भी स्टूडेंट को पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि जिप्सम का सूत्र है। तो दोस्तों जिप्सम का सूत्र क्या होगा, CaSO4 और 2 जल के अणु, 2H2O, कह सकते हैं 2 पानी। ओके, CaSO4 और 2 जल के अणु। अब यहां पर फिर क्वेश्चन बन गया कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है और जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की मात्रा और सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो फटाफट मुझे बताइए कि कैल्शियम की मात्रा और सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों फिर इसमें रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। कैल्शियम में और सल्फर में दोनों में अंतर देखिए, दोनों में बड़ा कौन सा है, कैल्शियम, 2 शब्द इसके पास, 2 वर्ड है, और सल्फर के पास सिर्फ 1 है। तो 2 है तो मात्रा भी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। कितनी होगी, 29.2%। ठीक है, सल्फर कम है तो इसकी मात्रा भी क्या होगी, कम। कितनी होगी, 16%। यहां तक कि 16 से 18% भी इसे ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखा बालू पत्थर और जिप्सम। जिप्सम में क्या देखा हमने, जिप्सम का सूत्र देखा। जिप्सम का सूत्र होता CaSO4.2H2, जल के अणु कितने इसमें, 2। फिर बात करें कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है और सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी और सल्फर की मात्रा कम होगी। कैल्शियम की मात्रा 29.2% होगी और सल्फर की मात्रा 16% होगी। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अवसादी या परतदार चट्टान। इसके अलावा एग्जाम्पल और देखें इसमें तो पेट्रोलियम आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सभी को पता है। पेट्रोलियम में से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया। तो यहां पर देखेंगे कि अवसादी परतदार, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सभी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है। तो किस प्रकार की चट्टान से होगा, अवसादी या फिर परतदार। क्वेश्चन आ जाए कि जिप्सम का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है। तो जिप्सम का निर्माण में किस प्रकार की चट्टान से होगा, अवसादी या फिर परतदार। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की जो चट्टान थी वो हमने देख ली। थर्ड देखते हैं लास्ट, कायांतरित चट्टान। थर्ड कौन सी होगी, कायांतरित चट्टान। तो क्वेश्चन में इसमें भी आंसर है कायांतरित या रूपांतरित। रूपांतरित में से रूप को निकालो और अंतर को अलग कर दो। रूपांतरित मतलब रूप में इसने क्या किया, अंतर किया। या कायांतरित, काया में क्या किया इसने, अंतर किया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आग्नेय और अवसादी इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ, कायांतरित चट्टान का।
आग्नेय चट्टान से और अवसादी चट्टान दोनों से मिलकर तीसरी का निर्माण हुआ, और वो तीसरी कौन सी है? कायांतरित रूपांतरित। मतलब रूप में क्या किया इसने? अंतर किया, इसलिए कौन सी चट्टान बन गई? रूपांतरित। इसमें देखिए एग्जाम्पल, या फिर पहले देखें कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसमें उच्च तो क्या था? दाब कैसा लगा? उच्च। और ताप भी कैसा लगा? उच्च। किसी वस्तु पर यदि अपन दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं बहुत ज्यादा, और तापमान भी उस पर बहुत ज्यादा लगाए, तो वो क्या होगी? टूटेगी तो उसके क्या होंगे? दो हिस्से होंगे। तो इसी चट्टान पर, इन दोनों पर जब प्रेशर पड़ा तो तीसरी चट्टान का निर्माण हुआ। वो किसके कारण? उच्च दाब के कारण और उच्च ताप के कारण। ये कैसी थी? हार्ड। ये बहुत ही मजबूत थी। कैसी थी? बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही मजबूत थी। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले संगमरमर। कौन सा एग्जाम्पल हो गया? संगमरमर, जिसे क्या कहते हैं? मार्बल। संगमरमर को क्या कहते हैं? मार्बल। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल क्या हो गया? संगमरमर, जिसे अपन क्या कहते हैं? मार्बल। संगमरमर। आगरा का ताजमहल तो आपने नाम तो सुना ही होगा, जो कहां पर है? आगरा, यूपी में। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था। किसका प्रतीक है? प्यार का प्रतीक है। तो संगमरमर जो मार्बल है, वो किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त हुआ था? कायांतरित या फिर रूपांतरित। संगमरमर। साथ में मरेंगे, लेकिन अपने को क्या है? मरना नहीं है, अपने को जीना है। जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना है दोस्तों, और सोच हमेशा अपने को पॉजिटिव रखनी है। नेगेटिव रखोगे तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन सोच जब तक आपकी पॉजिटिव है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो संगमरमर को क्या कह दिया? इसको मार्बल। इसके अलावा एग्जाम्पल और देखे इसमें स्लेट, और क्या देखे इसमें? स्लेट। इसके अलावा एग्जाम्पल और देखे तो लकड़ी का कोयला। एग्जाम्पल क्या हो गया? लकड़ी का कोयला। ठीक है दोस्तों, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में एग्जाम्पल कौन कौन से देखे? संगमरमर, जिसे क्या कहते हैं? मार्बल। इसके अलावा स्लेट या लकड़ी का कोयला। तो हमने तीनों चट्टानों के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में बात की। तीन प्रकार की चट्टान होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। उम्मीद है आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यहां से हर बार क्वेश्चन एग्रीकल्चर की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। पहला निर्माण हो गया मृदा का, कि चट्टानों के अपघटन से किसका निर्माण हुआ था? मृदा का। सेकंड था हमारा कार्बनिक पदार्थ। सेकंड कौन सा था? कार्बनिक पदार्थ। तो वो देखेंगे। देखिए, फर्स्ट हो गया चट्टानों के अपघटन से, सेकंड है कार्बनिक पदार्थ। सेकंड कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ। तो समझने की कोशिश करना, इसे भी रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और जब भी आप क्लास लो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी, नोटबुक और पेन आपके हाथ में जरूर होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ सकते हो, और आप प्रॉपर इसके नोट्स भी बना सकते हो। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ को समझिए। तो इसमें क्या आएंगे? कार्बनिक पदार्थ। कौन कौन से? अवशिष्ट पदार्थ आएंगे। क्या आएंगे? अवशिष्ट पदार्थ। अच्छा, अवशिष्ट पदार्थ है कौन से? तो वो देखिए, अवशिष्ट पदार्थ है वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। इसके अलावा और भी है क्या? बिल्कुल, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु। इनसे जो अवशिष्ट पदार्थ है, इनसे प्राप्त क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। इस अवशिष्ट पदार्थ से क्या बना? कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ से फिर किसका निर्माण हुआ? मृदा का। किसका निर्माण हुआ? मृदा का। मतलब मान फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे पत्ती हुई, शाखा हुई, फल हुई, जड़ हुई, उसका छाल हुआ, कवर जिसे स्किन कहते हैं, वो उसका क्या हुआ? वो सड़े गले। फिर किसका निर्माण हुआ? धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ का। जब कार्बनिक पदार्थ फिर उसका अपघटन हुआ तो धीरे धीरे फिर किसका निर्माण हो गया? मृदा का। तो कार्बनिक पदार्थ, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आएंगे? वनस्पति और जीव जंतु। थर्ड है हमारा अकार्बनिक पदार्थ। थर्ड कौन सा है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आएंगे? अकार्बनिक पदार्थ में आएंगे कुछ धात्विक, कुछ तो धात्विक और कुछ अधात्विक पदार्थ आएंगे।
धात्विक और अधात्विक पदार्थों के निर्माण से किसका निर्माण हुआ? अकार्बनिक पदार्थों का। तो ठीक है दोस्तों, हमने बात की मृदा के निर्माण की। तो इसमें तीन मुख्य कारक थे, कौन कौन से? चट्टानों के अपघटन से, कार्बनिक पदार्थ से और अकार्बनिक पदार्थ। इन तीनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? मृदा का। किसका निर्माण हुआ? मृदा का। अब देखेंगे प्रॉपर मृदा की परिभाषा। ये तो निर्माण हो गया, इससे अपन डेफिनेशन भी दे सकते हैं बिल्कुल। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग मत दिए, किसको? मृदा को। जैसे कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे एक था बकमैन और ब्रेडी, बकमैन व ब्रेडी। इसने मृदा को क्या कहा? मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड। क्यों? क्योंकि मृदा का जो निर्माण हुआ है वो किस रूप से हुआ? प्राकृतिक, नेचुरल तरीके से हुआ है। तो इस वैज्ञानिक ने मृदा को क्या कह दिया? प्राकृतिक पिंड। जो क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर की जो परत है, ये पपड़ी जिसे अपन कहते हैं, ऊपर की जो परत है जिसे क्या कहते हैं? पपड़ी। ये क्या है? एक ठोस पपड़ी, ठोस पपड़ी। धरातल की सबसे ऊपरी परत, धरातल की सबसे ऊपरी परत ये पपड़ी, जो क्या है? ये प्राकृतिक पिंड के रूप में। ये किसने कहा था? बकमैन व ब्रेडी ने। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी परिभाषा, किसकी? मृदा की। अब देखेंगे मृदा किस भाषा का शब्द है। ये तो हमने शुरू में बात कर ली थी, लैटिन भाषा का शब्द है, सोलम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। अब बात करते हैं इसके मुख्य शाखाओं की, कि मृदा की जो मुख्य शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए मुख्य शाखा इसमें दो होती है, कौन सी? फर्स्ट है पेडोलॉजी, फर्स्ट कौन सी है? पेडोलॉजी। और सेकंड है इडेफोलॉजी, सेकंड कौन सी है? इडेफोलॉजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर सबसे पहले वही बात करेंगे जो अपने शुरू में बात की थी, भाषा की, कि पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है और इडेफोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है और इडेफोलॉजी किस भाषा का शब्द है। उम्मीद है सभी को आंसर आएगा। तो बताइए पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है? लॉजी। इसमें क्या आ रहा है? लॉजी। और इसमें भी क्या आ रहा है? लॉजी। तो मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि किसी भी शब्द के लास्ट में, अंत में लॉजी, लोगस, नोमी और नोमस आ जाए, वो किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का। तो ये दोनों ही शब्द किस भाषा के शब्द हो गए? ग्रीक भाषा के। किस भाषा के शब्द हुए दोस्तों? ग्रीक भाषा के। अब देखेंगे पेडोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है और इडेफोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर। गाइस हमने बात की इसके भाषाओं की, तो किस भाषा के शब्द हुए दोनों? पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों ही शब्द किस भाषा के शब्द हुए? ग्रीक भाषा के। क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? लॉजी। इतना भी याद ना रहे तो मैंने आपको बताया था किसी भी शब्द के लास्ट में क्या आ जाए? वाई, वो किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। अब बात करते हैं कि पेडोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है और इडेफोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है और उनके अर्थ क्या क्या होते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके जनक कौन है, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए पेडोलॉजी, इसके दो पार्ट कर दीजिए, पैडो और लॉजी। तो इसका हो गया पैडोन, अलग हो गया पेडोन, और दूसरा हो गया लोगस। इसी तरह इसके भी दो पार्ट कर दीजिए यहां से, इडेफोन, इडेफोन और लोगस, इडेफोन और लोगस। अर्थ क्या होगा? तो अर्थ देखिए दोनों का, इसका हो जाएगा सोइल, इडेफोन सॉरी पैडोन का क्या हो जाएगा? सोइल, और लोगस का क्या हो गया? स्टडी। इसका क्या हो गया? स्टडी। इसी प्रकार इडेफोन का भी क्या हो जाएगा? सोइल, और लोगस का क्या हो जाएगा? स्टडी, सोइल, और इसका हो गया स्टडी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बात करेंगे सोइल। तो सोइल को क्या कहते हैं? मृदा। सोइल को क्या कहते हैं? मृदा। और स्टडी का मतलब क्या हुआ? अध्ययन करना। तो यहां पर भी अर्थ क्या हुआ? सेम ही, सोइल मतलब मृदा और स्टडी का अर्थ क्या हुआ? अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो देखो क्वेश्चन में आंसर है अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? मृदा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? मृदा का। उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और यहां पर भी किसका अध्ययन करेंगे? मृदा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? मृदा का। सोइल स्टडी मतलब जिसमें मृदा का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और जिसमें मृदा का अध्ययन करते हैं उससे भी क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। इसमें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, वो क्या है? इसमें मृदा के साथ में, मृदा के साथ में किसका अध्ययन और करते हैं? पौधों का या वनस्पति का, पौधों का या वनस्पति का। मतलब मृदा से संबंधित पौधों या वनस्पतियों का जो अध्ययन किया जाता है। विभिन्नता क्या हुई इसमें? तो केवल किसका अध्ययन करेंगे? केवल और केवल मृदा का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें किसका अध्ययन करेंगे? मृदा के साथ में पौधों का भी, मतलब वनस्पति का भी अध्ययन करेंगे। उसे क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। और जिसमें केवल मृदा का अध्ययन करते हैं उससे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ओके गाइस, तो ये हुआ इनका सारांश। अब देखते हैं
कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, समझ में आ गया, पेडोलॉजी। अब इसके जनक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा के जनक कौन है, तो इसके जनक कौन है दोस्तों, वी डोकुचेव। वी डोकुचेव इसके क्या है, जनक, किसके, पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी, या फिर कह सकते हैं कि मृदा के जनक कौन है, तो मृदा के जनक कौन होंगे, वी डोकुचेव। ओके गाइस, तो ये हुआ मृदा की मुख्य शाखाएं पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, और इसके जनक कौन है, वी डोकुचेव, इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों के। अब बात करते हैं कि जो 1 इंच परत होती है मृदा की, 1 इंच परत किसकी, मृदा की, उसको बनने में कितना समय लगता है, 1 इंच। आप जानते हो कि 1 इंच तो बहुत छोटी होती है स्केल में देखना, उसको बनने में कितना समय लगता है, क्या सेकंड लगते हैं या फिर घंटे लगते हैं, माह लगते हैं, सप्ताह लगते हैं, या फिर हजारों वर्ष लगती है, बिल्कुल। तो 1 इंच परत मृदा का जो निर्माण होता है वो होता है 800 से 1000 वर्ष। 1 इंच परत मृदा की होती है, उसको बनने में कितना समय लगेगा, 800 से 1000 वर्ष। तो ये हमने बात की नॉर्मल मृदा के बारे में कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती है, इसके जनक कौन है, और इसकी मुख्य मुख्य शाखाएं कौन सी थी, किस भाषा का शब्द है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन मृदा के संगठन की। संगठन का मतलब कुछ कारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मृदा का। छोटी क्लास में या इंग्लिश में पढ़ा होगा कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में क्या होती है, शक्ति। तो वो ऐसे कौन कौन से कारक है जो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, मृदा का, जैसे जल है, वायु है, खनिज पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, मृदा का। तो वो अपन सेकंड पार्ट में बात करेंगे, और सेकंड पार्ट हम तभी लाएंगे जब आप लोगों की रिक्वायर होगी। फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।